हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने परमबीर सिंह को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। 100 करोड़ के इस महावसूली कांड का कानूनी सियासी दांवपेच अभी जारी है। देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलने जा रहे हैं और केस में दखल देने की मांग भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वसूली रैकेट पर मचे इस पूरे बवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आपने महाराष्ट्र सरकार को जिन संज्ञा से संबोधित किया, मैं अभी अपने दर्शकों के सामने वो रखता हूं। महालूट, महावसूली की अघाड़ी सरकार। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज अ वसूली गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज फॉर अ वसूली। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑफ अ वसूली। इतनी बड़ी संज्ञा आपने महाराष्ट्र सरकार को दी, ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए, आपको मालूम है मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन अगर सर से पानी ऊपर उतर जाए, चढ़ जाए तो क्या बोलना चाहिए। अब मैंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने कहा एक मंत्री का टारगेट मुंबई से 100 करोड़ रुपया पर महीने का है, तो पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या है और बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या है, ये तो कहीं ना कहीं पूछना पड़ेगा ना। देखिए, इसके पूरे 3 स्वरूप हैं। पहले एक सचिन वाजे नाम के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, इस शब्द को ध्यान रखिए, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, उनकी कहानी आती है जो वर्षों से सस्पेंडेड हैं, शिवसेना के मेंबर हैं, उनको कोरोना में रीइंस्टेट करते हैं कि साहब बड़े योग्य हैं और लोगों की कमी है। और वही सज्जन जो हैं जिनके ATS जो है वो कह रही है कि इन्होंने ही मर्डर किया है उस सज्जन का जिनकी मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल हैं। इनकी प्रशंसा श्रीमान उद्धव ठाकरे ने सदन के पटल पर की थी कि आदमी वो बहुत बढ़िया है, सिर्फ आरोप से कुछ नहीं होता है। अब आप देखिए, ये हुई पहली कहानी। फिर हमारे एक कमिश्नर कहते हैं कि इनसे 100 करोड़ रुपया उगाही के लिए कहा गया था, अब उसकी नई कहानी सुन रही है। अब ये तीसरा आया कि ट्रांसफर पर जबरदस्त वहाँ एक रैकेट चलता है और बड़े बड़े पुलिस के पदाधिकारियों ने DGP के लेवल के कंप्लेन किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन लोगों को ही एक प्रकार से शंट कर दिया गया। तो एक उगाही, एक वाजे की कहानी और उसके बाद ये। और मैंने एक और बात कही है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ आज इंडिया टीवी के दर्शक इस बात को समझें। वो क्या है कि NIA के एक्ट में शेड्यूल ऑफेंस में एक्सप्लोसिव सब्सटेंस आता है। तो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो मिली उसमें जिलेटिन था, वो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, उसकी जांच NIA कर रही है। और उसके सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि जो संबंधित केस होंगे उसकी भी जांच NIA ही करेगी। NIA कह रही है कि ये जो श्रीमान मनसुख हिरेन हैं, इनके संदिग्ध हत्या का भी जांच हमें दे दीजिए, उस गाड़ी के मालिक थे, वो नहीं कर रही है। और आज ज़बरदस्ती उसको हड़बड़ी में वहाँ के ATS ने अनाउंस किया। आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं अजय बाबू, आप मुझे ये बताइए इस मामले के क्या कॉन्स्पिरेसी एंगल की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बहुत गंभीर मसला है ना। तो एकाएक आप खाली NIA गाड़ी का जांच करिए और बाकी उनकी सब भूमिका हम करके उनके कंधे पर हमने फाड़ दिया और बस मामला खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं चीजों को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए हमने कहा ये लूट की सरकार है और ये वसूली की सरकार है। रवि जी, जयंत पाटिल जी जो कि मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनका एक बयान है आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और खास करके पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो कार जो रखी थी उसके पूरे मामले से पूरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन वाजे का ये पूरा मामला, ये सब कुछ इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ध्यान हटाया जाए ताकि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो जिलेटिन स्टिक्स रखी थी उसकी जांच प्रभावित की जा सके। और उसके साथ साथ ये ट्रांसफर पोस्टिंग का भी एक नया शगुफा आप लोग लेकर आए हैं। क्या ये आरोप सही है? देखिए, ऐसा है, ये पूरा एक लिंक है और अच्छा किया आपने इस विषय को रखा। तो हमारा उत्तर है कुछ भी अगर उठाओ तो हमारी आघाड़ी की सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि हमारे वो पाल घाट में कई हमारे
साधु मारे गए थे, याद होगा, सन्यासी मारे गए थे, उसको लेकर देश में विषय उठा तो हमारी सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि जब वो सुशांत सिंह राजपूत का विषय आया था तो क्या कहा था, हमारी सरकार को केंद्र सरकार कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। वो जो धनंजय मुंडे वगैरह का कुछ ऐसा प्रकरण था जिसको मैं आपके सामने बोलना नहीं चाहता, वो विषय आया तो केंद्र सरकार की योजनाएं हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अब आप लूट करें तो वसूली करें आप, ऐसे व्यक्ति को बिठाएं आप, रीइंस्टेट करें जिसका आप ही की एटीएस कहती है कि हत्या में इन्वॉल्व है, और आप एनआईए को ईमानदारी से जांच नहीं करने दें और हमारे ऊपर कहें कि हम सरकार को कमज़ोर कर रहे हैं। ये कौन सा तर्क है? इसीलिए मैंने एक और बात कही थी कि अभी सरकार कौन चला रहा है। शिवसेना से पूछो तो कहेंगे एनसीपी का मंत्री है अनिल देशमुख, गृह मंत्री बताएंगे शरद पवार जी। शरद पवार से पूछो तो वो कहते हैं मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे, और कांग्रेस कहती है ये दोनों बड़ी पार्टी जल्दी फैसला करें। तो हो क्या रहा है? रवि जी, आपने शरद पवार जी का नाम लिया तो ये सवाल मौजूद इसलिए हो जाता है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार जी का नाम लिया, बहुत इज्जत से कहा कि वो बड़े सम्मानीय हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपनी पार्टी के नेता अनिल देशमुख जी को बचाव कर रहे हैं, जो बातें सामने रख रहे हैं, वो उनको शोभा नहीं देती, और इसी के जरिए आप शरद पवार जी पर प्रहार भी कर रहे हैं। जब आप एक तरफ सम्मान करते हैं तो फिर प्रहार कैसे? बहुत मेरा सीधा है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं ओपनली। हमारा उनका पॉलिटिकल विरोध है। वो 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, 10 साल मनमोहन की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। यह है उनका अनुभव, और लगभग 45 साल से या तो विधानसभा में है या लोकसभा में या राज्यसभा में। तो ऐसे व्यक्ति ने क्या कहा कि वो कोरोना में, कोविड में आइसोलेशन में थे, इसलिए जो उनसे कहा गया कि वो, उन्होंने वाजे को कहा पैसा वसूली के लिए, वो गलत था। अब वो साबित हो गया कि वो क्वारंटाइन में नहीं थे, वो थे अस्पताल में। अब ये बताइए अजय बाबू, फिर मैं आपके अनुभव का एक प्रकार से अपना सहारा लूँगा। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है तो वो प्रेस करता है क्या? और उसके प्रेस में कोई जाएगा क्या? क्या उन्होंने कोविड शील्ड पहनी हुई थी क्या? मास्क भी लटकाया हुआ था क्या? तो इसको क्या कहने की कोशिश की जा रही है? अब उन्होंने कहा कि वो अस्पताल से निकले तो होम क्वारंटाइन में चले गए। हमने उनके प्राइवेट प्लेन का पूरा ये डॉकेट दिया जो नागपुर से उड़े 15 तारीख को। इसमें वो 8 लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं और बाकी 2 कैप्टन हैं। ये संभव है क्या? अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपको आइसोलेशन में जाना है तो क्या आप लोगों के साथ ट्रैवल कर सकते हैं कि आपको एयर एम्बुलेंस से जाना पड़ेगा? और बाकी जो बातें देवेंद्र जी ने दिखाई, तो ये सीधा सीधा का बचाव जो है डिजिटल एविडेंस, फ्लाइट एविडेंस, फिजिकल एविडेंस और मुंबई के सिक्योरिटी परस्त लोगों के मूवमेंट के एविडेंस के आधार पर गलत साबित हो गया। तो उनसे किसी ने गलत बुलवा लिया, तो इसका परिमार्जन वो कैसे करेंगे? तो मैं कहूंगा अपने गृह मंत्री से इस्तीफा लीजिए आप, तभी आपके व्यक्तित्व पर जो डेंट है वो खत्म होगा। यही तो हमने कहा है। रवि जी, संजय राउत शिवसेना के बड़े नेता हैं। इंडिया टीवी पर के संवाददाता से उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार केंद्र में चल रही है, जो कि महाराष्ट्र में अपनी सरकार गंवा चुकी है, खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने का काम कर रही है। वो नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में अगाड़ी की सरकार चले, इसलिए हर तरह से कोशिश की जा रही है। फ्रस्ट्रेशन में हैं आप लोग, और फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया है कि आप किसी भी तरह से किसी का भी इस्तेमाल करने को तैयार हैं। यहां तक कि रश्मि शुक्ला जैसे अधिकारी का हवाला देकर फोन टैपिंग का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा, अगर यही बात थी तो मैं देखिए, हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पदाधिकारी का नहीं किया। हम न किसी पदाधिकारी के पक्ष में है न विपक्ष में। यह सच्चाई है कि दोनों पदाधिकारियों को महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा जो इसकी इंक्वायरी की मांग कर रहे थे, जिस तरह से वहां ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट चल रहा था। अगर उसने गलत किया तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते कि उसने फोन टैपिंग गलत किया या सही किया। आपको मालूम है कानून में फोन टैपिंग का प्रावधान है ना, क्राइम के डिटेक्शन के लिए। उसके बाकायदे रीति बनी हुई है टेलीग्राफ एक्ट रूल्स में, तो नहीं होता था वो कर देते। हमारा खाली है कि अगर इतनी गंभीर बात आपके सामने लाई गई 2020 में, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई कि जहां आईपीएस लोग, डीआईजी लोग, एसपी लोग अपनी पोस्टिंग के लिए रसूख से कनेक्शन रखने वाले लोगों को पैसे दे रहे हैं, ये आरोप है। यही तो हमारा सवाल था।
देखिए, मैं उस पर नहीं जाता। संजय राउत क्या बोलते हैं उनका विषय, लेकिन उनकी सरकार को ऐसे काम करने के लिए हम ही ने कहा क्या, हम ही ने उकसाया क्या कि पैसे मांगो उगाही करने के लिए 100 करोड़? हम ही ने कहा कि वाजिया ऐसे लोगों को बैठाओ जिसको बाद में आप कहते हो कि वो एक मर्डर में इन्वॉल्व है, आपकी एटीएस कह रही है। हम ही ने कहा क्या कि रैकेट करो क्या? ये कौन सी बात कही जा रही है भाई? और क्षमा करिए, हम विपक्ष में हैं तो महाराष्ट्र एक बड़ा प्रदेश है, देश का एक प्रगतिशील प्रदेश है। अगर वहां के लोगों को इस सरकार की अपेक्षा नहीं है, ये हम जरूर कहेंगे। रवि जी, आप कानून मंत्री भी हैं और एक बहुत प्रखर लॉयर भी हैं। ये सवाल मिस वाजिया आपसे पूछ रहा हूं। नवाब मलिक जो कि मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, जयंत पाटिल भी, वो भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, इन दोनों का कहना है कि रश्मि शुक्ला ने बिना सरकारी अनुमति के गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग की है। क्या यह संभव है कि कोई भी पुलिस अधिकारी बिना सरकारी अनुमति के, बिना परमिशन के फोन टैपिंग कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या सरकार इस बाबत कार्रवाई नहीं करेगी? बिना अनुमति फोन टैपिंग क्या सरकारी अधिकारी करवा सकते हैं? देखिए, मैं फिर कहूंगा, पहली बात यह है कि मैंने ये बीजेपी की ओर से विषय उठाया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमको इसमें जाना ही नहीं है। आपने, अगर आपके सामने 2 वरीय पदाधिकारियों ने यह विषय रखा है कि पोस्टिंग में घूस चल रही है, कुछ लोग ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, तो आपने इंक्वायरी की क्या? वो छोटे पदाधिकारी हैं क्या? वो डीजीपी है ना, और एक आपके सीआईडी इन्वेस्टिगेशन की हेड है ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। आप उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करेंगे? आप वो गलत पाते कि उन्होंने गलत टाइपिंग किया, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते, उनको सस्पेंड कर देते। तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जहां कुछ जांच करेंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोगों की भूमिका सामने आएगी, तो वो आप करेंगे नहीं। अब आज आप उठा रहे हैं, तो मैं आप थोड़ा 1 मिनट आप मुझे वक्त दीजिए, मैं इसको लिंक बनाता हूं। जब सचिन वाजे का विषय आया तो क्या कहा इन लोगों ने कि वो शिवसेना में जुड़ा हुआ था, इसलिए उसको तंग किया जा रहा है। वो अच्छा अफसर है, याद करिए, एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जिसको शायद डीएसपी डिफेंड करता हो, उसको मुख्यमंत्री डिफेंड कर रहा है उसके अंदर, याद है ना? अब उनके सामना में क्या लिखा गया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसी सचिन वाजे को आपकी एटीएस उस हेमंत मनसुख हिरेन के हत्या में आरोपी बना रही है। देख लीजिए, ये सिर्फ 10 दिन की कहानी है। अब जब दूसरा विषय आता है आपके 100 करोड़ की वसूली का, तो उस पर आप दूसरी बात कहते हैं। फिर कहते हैं वो तो बीमार थे, हो ही नहीं सकता। जब वो चीज सब गलत साबित हो गया तो अब दूसरे पदाधिकारी को तंग करने की कोशिश की जा रही है। ये आपका विषय है, लेकिन एक आपका तर्क कन्विंसिंग नहीं है, और जितना आप सच्चाई को छुपाएंगे उतना ही आपका पक्ष कमजोर हो रहा है। रवि जी, आपने शिवसेना की बात की, सामना की बात की। जिस तरह से सामना में या फिर शिवसेना के नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के बारे में तरह तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, यह सवाल वाजिब बनता है कि शिवसेना में महाराष्ट्र के साथ मिलकर सरकार चलाने का आपका पुराना तजर्बा रहा है। वो शिवसेना और आज की शिवसेना में आपको कितना फर्क दिखाई देता है? अब देखिए, मैं फर्क का जवाब एक ही दे दूंगा कि मैं बाला साहब ठाकरे का बड़ा सम्मान करता हूं। बाला साहब ठाकरे ने कहा था जय महाराष्ट्र। वो महाराष्ट्र के आईन, व्यक्तित्व, अस्तित्व और एक ईमानदार तो मैं कहूं व्यक्तित्व वाले महाराष्ट्र के बहुत बड़े पूजक थे। आज मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे उन्हीं के कारण उस पद पर हैं। उन्होंने कैसा महाराष्ट्र बना दिया है आज। मेरे ख्याल में इतना ही उत्तर पर्याप्त है उस समय की शिवसेना और आज की शिवसेना में। रवि जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र की सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, एक दलील के बाद दूसरी दलील, दूसरी के बाद तीसरी, और सिर्फ इसलिए कि वो अपने भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही है। अभी खबर आई है, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से मिलने की बात की है। खबर की पूरी डिटेल बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए,
साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।